Hello and welcome to this video. In this video, we are going to cover about G20. This video is presented by me. My name is विशाल शर्मा. देखिए, जिस वजह से हम इस वीडियो को कवर कर रहे हैं वो है कि भारत इस साल G20 को होस्ट करने जा रहा है। G20 की समिट को इस साल भारत होस्ट करेगा सितंबर 2023 में, नेक्स्ट मंथ। तो इसी बारे में हम जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ साथ में हम देखेंगे कि G20 एज ए एसोसिएशन कब फॉर्म हुआ, इसकी हिस्ट्री देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर स्टडी करने की कोशिश करेंगे और साथ साथ में इसके मेंबर कंट्रीज़ को भी देखेंगे। उसके साथ साथ चैलेंजेस देखेंगे G20 जो फेस कर रहा है, और भारत एंड दैट भारत की प्रेसिडेंट, इस साल भारत प्रेसिडेंट है G20 का, तो भारत की कॉन्टेक्स्ट में भारत क्या क्या G20 में क्या भारत की प्रायोरिटीज़ रहेंगी उनको भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो है, ये 2022 की बाली की फ़ोटो है। 2022 में बाली इंडोनेशिया की फ़ोटो है, जब इंडोनेशिया जो था वो G20 समिट को होस्ट कर रहा था, और लास्ट में जब समिट ख़त्म हुई तो इन्होंने जो था G20 की जो प्रेसिडेंसी है उसको ट्रांसफ़र कर दिया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। तो उसके साथ देखते हैं, ये जो हमारे पास ये देख रहे हैं आप, ये भारत का लोगो है इस साल का G20 के लिए, जिसमें लिखा है G20। देखिए, इसमें अर्थ भी बना हुआ है और साथ साथ में लिखा हुआ है भारत 2023 इंडिया। ये थीम है, आपको ये याद रखनी है थीम, कि संस्कृत में लिखा है वसुधैव कुटुंबकम और साथ में वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये साल की थीम है G20 की। और जो ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पे आप जो है G20 की मीटिंग्स या G20 के जो राष्ट्राध्यक्ष आएंगे जो समिट को अटेंड करने, वो इस मीटिंग में, इस बिल्डिंग में होगी। और इस बिल्डिंग का नाम है भारत मंडपम। ये आपकी प्रगति मैदान दिल्ली में स्थित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम G20 की हिस्ट्री से कवर कर रहे हैं। G20 के बारे में आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। G20 जो है वो सबसे पहले एग्जिस्टेंस में कब आया, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, साल 1997 1998, ये आपको ईयर याद रखना है। इस साल हुआ क्या था कि जो आपका थाईलैंड था, वहाँ से फाइनेंशियल क्राइसिस जो थे स्टार्ट हो गए। एक्चुअली हुआ क्या था कि थाईलैंड ने अपनी करेंसी को डीलिंग कर लिया था डॉलर से। तो हुआ क्या कि देखते देखते जो थाईलैंड, उसके साथ साथ जापान तक, और 1991 में आपको एक हिस्टोरिकल जो इंसिडेंट हुआ था वो था यूएसआर का टूटना, यूएसएसआर का विघटन, जिससे कि जो रशिया था उसकी इकोनॉमी भी कुछ खास जो थी वो अच्छी स्थिति में नहीं थी। साथ साथ में 1997 1990 में ये हुआ कि जो थाईलैंड था वहाँ से इकोनॉमिक क्राइसिस जो थे वो स्टार्ट हो गए, और देखते देखते वो पूरे एशियन रीजन में फैल गए। तो इससे हुआ क्या कि कुछ एक ग्रुप जो थे, कुछ एक कंट्री, कंसर्निंग कंट्रीज आपस में आई। उन्होंने देखा कि यार, इन फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने के लिए साल 1999 में उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की या फिर फॉरम की स्थापना की, जिसको कि उन्होंने कहा G20। जब G20 आपका 1999 में मिला था, तो ये डिसाइड हुआ था कि हर साल जो हमारे जो भी इस ग्रुप के मेंबर हैं ना जी, उसके फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर आपस में मिलेंगे। लेकिन ये फोटो आप देख रहे हैं, ये 2008 की फोटो है। इसमें आप देखिए कि हमारे इंडिया से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के हैं, जो कि उस समय के पीएम थे। तो हुआ क्या कि क्या कारण था कि मतलब जब हमने फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर को डिसाइड किया था कि वो मिलने जाएंगे इस मीटिंग में, लेकिन 2008 में हमारी इंडिया की ओर से जो थे प्रधानमंत्री और बाकी सभी देशों से जो उनके राष्ट्राध्यक्ष जो देश में इस मीटिंग में आए हुए थे। तो इसका कारण है 2007 और 8 का इकोनॉमिक क्राइसिस। देखिए, 2007-8 में फिर से इकोनॉमिक क्राइसिस जो था वो वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे आया, जिसको कि हमने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कहा। तो जिस पर्पस से हमने ये फाउंडेशन, ये फॉर्म बनाया था, उसका देखिए 2007 में फिर से ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस आई। तो अब कंसर्न ये हुआ कि हमको जो है वो हायर अथॉरिटीज़ लाइक राष्ट्राध्यक्ष को इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, ताकि जो थी हाईएस्ट पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, जब ये आएगी तो जो भी इकोनॉमिकल क्राइसिस है उनको बेटर वे से टैकल किया जा सकता है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि 2008 में इसको एलिवेट कर दिया गया, और इसमें जो थे वो लीडर लेवल, मतलब हर कंट्री का, उस कंट्री का जो राष्ट्राध्यक्ष है, इंडिया के केस में हमारे पास प्राइम मिनिस्टर, वो आकर के इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। और तब से लेकर 2008 से लेकर के हर साल हर कंट्री के जो इसकी एक्चुअली में मेंबर कंट्रीज हैं उसके राष्ट्राध्यक्ष इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी G20 जो था, इसके देखिए पर्पस वही था कि ये ग्रुप ऑफ 20 प्रीमियर इंटरनेशनल फोरम फॉर डिस्कसिंग द एंड कोऑर्डिनेटिंग ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ये कुछ इस तरह से पॉलिसीज़ जो बनाएंगी,
या इस तरह से आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे जिससे कि फाइनेंशियल क्राइसिस जो थे उस तरह की सिचुएशन जो है वो दोबारा देखने को ना मिले। तो ये हो गया इसका हल्का सा ओवरव्यू जो कि G20 के बारे में था। अब देखते हैं G20 की मेंबर कंट्रीज। देखिए G20 की मेंबर्स, आप इसके ग्रुप ऑफ 20, एक्चुअली इसका मतलब है ग्रुप ऑफ 20 से आप इसमें 20 कंट्रीज, एक्चुअल में इसमें कंट्रीज है 19 कंट्रीज में प्लस यूरोपियन यूनियन इसका मेंबर है। तो इसमें देखते हैं ये कंट्रीज जो हैं G20 मेंबर जो है उसमें अर्जेंटीना है आपके पास, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया जिसको आप साउथ कोरिया भी कहते हैं, रशिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की और यूके, यूएसए और ये आपका यूरोपियन यूनियन। तो ये कंट्री जो है इसकी मेंबर है। लेकिन जब सबमिट होती है तो उस टाइम पे हम जो हैं या जो भी मेंबर जो संभाल उस जो मेंबर इसका प्रेसिडेंट होता है वो क्या डिसाइड करता है, वो कुछ एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करता है। तो इस साल भारत इसका प्रेसिडेंट है या भारत इसको होस्ट कर रहा है। तो भारत ने बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, नेदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूए, इसमें अपने स्पेन को ध्यान रखना क्योंकि स्पेन जो है परमानेंट गेस्ट भी है। मतलब कि जो भी कंट्री इसको होस्ट करेगी स्पेन जो है आपका वो परमानेंट गेस्ट के रूप में हर समिट में रहने वाला है। ये आपको याद रखना है स्पेन के बारे में। उसके बाद G20 कुछ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्वाइट करती है अपने हर साल की समिट में, जैसे कि इस यूएन को इन्वाइट करते हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, WTO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हैबीम, OECD, अफ्रीकन यूनियन। देखिए अफ्रीकन यूनियन को भी इन्वाइट करते हैं। उसके साथ साथ आसियान की चेयर, मतलब जो अफ्रीकन यूनियन की चेयर पर्सन उस साल की जो चेयर होगा EU का या फिर आसियान कंट्रीज़ में जो 2023 में इसको चेयर करेगा वही आकर के आसियान को भी रिप्रेजेंट करेगा इसमें, इस समिट में। ठीक है जी। तो ये हो गया कुछ एक इनवाइटेड मेंबर्स। इसमें कुछ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और कुछ एक कंट्रीज़ हैं। इसमें अपने स्पेन पे ध्यान देना ज़्यादा क्योंकि स्पेन जो है परमानेंट गेस्ट के रूप में जो है वो G20 का मेंबर है। उसके बाद देखिए ये मेंबर्स हमने डिस्कस कर लिए। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ G20। देखिए G20 का ऑब्जेक्टिव समझने से पहले आपको यहाँ मैंने ये मेंशन किया हुआ है कि ये एक बार इसको देखिए आप, G20 मेंबर जो है वो GDP, ग्लोबल की GDP में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 85%, और साथ साथ में ग्लोबल ट्रेड उसका 75% जो है वो यहीं से आता है। तो अब इन दोनों से आप समझ जाओगे कि एक्चुअल में इसका ऑब्जेक्टिव होने वाला क्या है। देखिए सबसे पहले G20 का ऑब्जेक्टिव है इनको इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लानी है। इससे क्या होगा, अगर फाइनेंशियली स्टेबल रहेगा सब कुछ तो हर कंट्री जो मेंबर कंट्री है उसकी GDP में जो है वो ग्रोथ देखने को मिलेगी। और साथ साथ में इन्होंने जो भी पॉलिसीज़ बनानी है और रेगुलेशन है उनको आपस में मिलजुल करके बनाना है। और इंटरनेशनल ट्रेड, देखिए ग्लोबल ट्रेड में इसका 75% है। तो क्या करेंगे, ट्रेड में भी कुछ ना कुछ जो अपना इनका मकसद होगा कि ट्रेड को बेहतर किया जाए। तो ये फैसिलिटेट करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड को भी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ को। ठीक है जी। ये हो गया इनका कुछ एक ऑब्जेक्टिव। देखिए फाइनेंशियल रेगुलेशन भी जो है वो G20 करता है। उसके लिए आप देखिए 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारे पास हमने जो इसको मिनिस्टर या फिर हायर लेवल पे जो था G20 को प्रमोट किया था, मतलब तो क्या कर इन्होंने क्या किया था कि इनिशिएट किया था बेसिल 3 नॉर्म्स के साथ साथ इन्होंने एनहेंस किया था बैंकिंग सेक्टर को, ताकि बैंकिंग सेक्टर और रेजिलिएंट हो जाए और उनकी रिस्क मैनेजमेंट और बेहतर हो जाए। तो ये कुछ G20 के ऑब्जेक्टिव हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे G20 का स्ट्रक्चर। देखिए इंस्टीट्यूशन G20 का है तो इसका कुछ स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है जी। स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, किस तरह से ये G20 जो है इंस्टीट्यूशन जो काम करता है। ठीक है, इसमें ये आपका ये पिलर है, ये इनको समझ लीजिए आप पिलर है, जैसे शेरपा ट्रैक ये की पिलर है। दूसरा पिलर आपका फाइनेंशियल ट्रैक और तीसरा आप समझ सकते हैं इसको समझ सकते हैं एंगेजमेंट ग्रुप को। देखिए इनको हम बारी बारी से इनको इंडेक्स स्टडी करेंगे। सबसे पहले शेरपा ट्रैक को देखते हैं। देखिए शेरपा जो है वो टर्म आप आई एम श्योर आपने सुनी होगी। शेरपा टर्म जो है वो शेरपा हम कहते हैं जो एथनिक कम्युनिटी है आपकी नेपाल में। तो ये शेरपा किस लिए जो फेमस है, देखिए जो भी माउंटेनिंग करना जाता है या फिर जो भी माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने जाता है तो शेरपाज वहाँ पे उनको बहुत हेल्प करते हैं। उनके सामान को ले जाने से लेकर के उनको गाइडिंग या उनके गाइड की तरह भी काम करते हैं। तो बहुत ही मतलब इनको बहुत ही प्रेस्टिजियस या फिर नेपाल में इनको काफ़ी अच्छे ओहदे पे माना जाता है, मतलब ठीक है जी। और जो भी क्लाइंबर होता है या माउंटेनियर होता है वो इनको बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे से देखता है। तो शेरपास जो है ये उसी तरह से जिस तरह से
माउंटेनियर की हेल्प करने के लिए शेरपा होते हैं। वो उनके सामान को बेस कैंप तक लेके जाएंगे, उनको ट्रैक में हेल्प करेंगे, उनको गाइड करेंगे और ट्रैक जो पूरा सेट करते हैं ये, ठीक है जी। माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ने से पहले कुछ एक बीच में इतने बड़े बड़े ग्लेशियर क्लिम्प आती है जिनके ऊपर रस्सी या फिर उनके ऊपर लैडर्स लगा के ये जो है वो माउंटेन को पार करवाते हैं। तो ये शेरपा का वो काम है। और रेस्क्यूज़ में भी ये बहुत बार शेरपा जो है वो जाते हैं नेपाल के। तो देखा जाए तो जो शेरपा टर्म है ना जी G20 में इसलिए कॉइन की गई है क्योंकि शेरपा इस केस में जो है, जो लीडर रहेगा इंडिया के केस में, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, तो अपनी अपनी तरफ से एक शेरपा को अपॉइंट करेंगे जो कि उनके बिहाफ पे सारी अरेंजमेंट को देखेंगे, ठीक है जी। सारी अरेंजमेंट को देखेंगे। तो इस साल के शेरपा जो है वो है अमिताभ कांत। ये एक्स सीईओ हैं अपनी नीति आयोग के। तो इस साल के ये है हमारे पास क्या है, शेरपा। उसी तरह से G20 नेशंस के हर जो लीडर है, हर जो राष्ट्राध्यक्ष है, वो अपनी तरफ से कोई ना कोई शेरपा को इसमें भेजता है और वो जो है वो उनके बिहाफ पे पूरा साल जो है वो थ्रू आउट ट्रैक करवाते हैं। जो मीटिंग जो आपके मुद्दे हैं उनको उस साल पूरे वो टैकल करते हो ताकि वो एंड में जाके सबमिट के ड्यूरिंग जो है वो सक्सेसफुली उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। देखिए शेरपा ट्रैक में कुछ एक फोकस एरिया हैं जिनके ऊपर ये शेरपास काम करेंगे। वो है सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एंटी करप्शन हो गया, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे, डिजिटल इकोनॉमी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, एनवायरनमेंट, हेल्थ, टूरिज्म, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। ये कुछ एक टॉपिक हैं, ये कुछ एक एरियाज हैं जहाँ पर आपके शेरपा जो है वो काम करेंगे। देखिए G20 स्ट्रक्चर में शेरपा आपने सबसे पहले समझ लिया। अब शेरपा जो है इन सब फोकस एरियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ वर्किंग ग्रुप्स में काम करेंगे। देखिए ठीक है, हर एक स्पेसिफिक एरियाज के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर के लिए शेरपा ट्रैक में एग्रीकल्चर के लिए एक वर्किंग ग्रुप जो है सन 2011 में फ्रांस, जब 2011 में जब फ्रांस इसका प्रेसिडेंट था, तब फ्रांस ने क्या किया, एक जो है वो वर्किंग ग्रुप बनाया। किस एरिया के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। उन्होंने देखा कि यार एग्रीकल्चर में जो हमारे पास प्राइस की जो अनस्टेबल प्राइस है, फूड प्राइस, उसकी वजह से बहुत दिक्कत आती है। तो इनको स्टेबल करने के लिए हमने एक वर्किंग ग्रुप बनाया जिसको कि हमने कहा, क्या कहा, एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप, ठीक है जी। उसी तरह से करप्शन के लिए हमने बनाया, यहाँ पे देखिए ये करप्शन भी इसका जो है वो एंटी करप्शन जो है, एंटी करप्शन के लिए हमने जो है वो 2010 में एक ग्रुप बनाया। एजुकेशन भी है इसमें। तो एजुकेशन के लिए हमने जो है वो एक अलग से 2018 में ग्रुप बनाया। इनका फोकस एरिया था एजुकेशन के, जो एजुकेशन में जो हमने वर्किंग ग्रुप बनाया उसका फोकस एरिया था डिजिटलाइजेशन। स्कूल से अब जब आप शिफ्ट करेंगे, आप वर्किंग तरफ जाएंगे, जो बीच का ट्रांजिशन पीरियड होगा उसमें किस तरह से आप स्किल करोगे स्टूडेंट्स को, वो सब इस जो है वो इस वर्किंग ग्रुप का इस वर्किंग ग्रुप ने उस तरह से काम किया। तो ये हो गया शेरपा ट्रैक में कुछ एक फोकस एरिया। और उन फोकस एरिया को फुलफिल करने के लिए इसके लिए हमने कुछ एक वर्किंग ग्रुप्स को जो है वो स्पेसिफिक काम दिया हुआ है, ठीक है जी। अब फाइनेंशियल ट्रैक की बात करें तो फाइनेंशियल ट्रैक इसमें तो आपने शेरपा ने हेड किया, ठीक है जी। फाइनेंशियल ट्रैक में हमारे जो देश के या जो भी मेंबर कंट्री है उसके फाइनेंस मिनिस्टर और साथ साथ में जो रिजर्व बैंक है, जैसे हमारे केस में RBI है, तो RBI के गवर्नर, इस केस में शशिकांत दास जी, ये और निर्मला सीतारमण, ये मिल करके फाइनेंशियल ट्रैक का जो फाइनेंशियल ट्रैक में हमारे पास फोकस एरिया उसमें ये काम करेंगे। और करेंगे वैसे ही ये भी एक वो जो है वर्किंग ग्रुप बनाएंगे और वर्किंग ग्रुप जो है हर फोकस एरिया को कवर करता हुआ या कुछ अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करेगा या वो इश्यू को टैकल करेगा। फॉर एग्जाम्पल फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप जो है वो इसमें एक वर्किंग ग्रुप है फाइनेंशियल ट्रैक में। तो इस वर्किंग ग्रुप का काम है कि जो भी ग्लोबल रिस्क है ना जी, उसको अनसर्टेन जितने भी मतलब अनस्टेबिलिटीज़ है, ठीक है जी, जो भी हमारे पास एक बैलेंस्ड और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए हमने एक फ्रेमवर्क बनाया जिसको कि हमने कहा फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप। और ये इसका काम था कि हमने बैलेंस्ड और इंक्लूसिव ग्रोथ करवानी है। तो इंडिया और यूके जो है इसका चेयरपर्सन है, तो ये याद रखना आपने। और इसके साथ एक और वर्किंग ग्रुप जो है हमने फाइनेंशियल ट्रैक के अंदर रखा है, जिसका नाम था इंटरनेशनल टैक्सेशन। टैक्स के चैलेंज को जैसे डिजिटलाइजेशन हो रही है तो टैक्स का चैलेंज बढ़ता जा रहा है, टैक्स की चोरी हो रही है और कुछ एक टैक्स हेवन कंट्रीज़ हैं, ठीक है जी, वहाँ पे टैक्स जो है वो चुरा करके वहाँ पे रख दिया जाता है और इससे कंट्रीज़ को बहुत सा नुकसान भी होता है। तो इस तरह की सिचुएशन को टैकल करने के हमने इंटरनेशनल टैक्सेशन जो है वो एक और वर्किंग ग्रुप बना दिया। तो ये होते हैं कुछ वर्किंग ग्रुप जो कि अलग अलग ट्रैक के अंदर काम करते हैं। शेरपा ट्रैक के अंदर अलग वर्किंग ग्रुप काम करेगा, फोकस एरिया इनके डिफरेंट है। जैसे फाइनेंशियल ट्रैक में जो है वो डिफरेंट वर्किंग ग्रुप्स काम करेंगे। अब एंगेजमेंट ग्रुप से क्या मतलब है कि G20 मेंबर जो है उनकी कमिटमेंट होती है कि वो स्टेक होल्डर्स कम्युनिटीज़ को कंसल्ट करके उनके इश्यूज़ को जो है वो ट्रेस करके और उनको टैकल करेंगे, ठीक है जी। और
इस केस में क्या होता है कि जो एंगेजमेंट ग्रुप है, फॉर एग्जांपल जैसे कि बहुत से एंगेजमेंट ग्रुप है, फॉर एग्जांपल एक बिजनेस 20 करके हमने जो है एंगेजमेंट ग्रुप बनाया है, उसके साथ साथ लेबर 20 करके एक बिजनेस आपका एंगेजमेंट ग्रुप है, स्टार्टअप 20 है, थिंक 20 है, वुमेन 20। फॉर एग्जाम्पल वुमेन 20 को देखते हैं। देखिए वुमेन 20 जो हमारे पास वुमेन 20 करके हमने एक जो है वो इसमें एंगेजमेंट ग्रुप है, इसका काम था कि 25x25 करना, इसने इस मोटिव से काम किया है। 25x25 का मतलब ये है कि हमने 25% जो है वो जेंडर गैप, जो हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसमें 25% जो जेंडर गैप को रिड्यूस कराना है 2025 तक। तो ये हो गया वुमेन 20 का मोटिव। उस तरह से हमारे पास एक और था लेबर 20। देखिए लेबर के रिगार्डिंग जो भी इश्यूज होंगे उनको एड्रेस किया जाएगा इसमें लेबर 20 में, ठीक है। लेबर 20 जो हमारे पास एंगेजमेंट ग्रुप है, इसमें लेबर के रिगार्डिंग जितने भी इश्यूज है उनको जो है वो टैकल किया जाएगा। और इसमें हम किन को जो है ऑन ग्राउंड लेंगे, सबसे पहले तो हम लेबर और ट्रेड यूनियंस जो है उनकी हेल्प से क्या करेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे कि लेबर जो है वो किस तरह के इश्यूज फेस कर रहे हैं। उन इश्यूज को फिर फर्दर हम जो है वो G20 में जितने भी हमारे शेरपा लेवल के जो हमारे पास जो पॉलिसीज फ्रेमवर्क होगा उसमें हम इनको जो है वो तवज्जो देते हैं, क्योंकि इनकी रिकमेंडेशन दिक्कतें जो हम ग्रास रूट से समझते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया कुछ एक स्ट्रक्चर जो G20 का जिस स्ट्रक्चर पे G20 जो है काम करता है। उसके बाद हम देखते हैं G20 के वर्किंग ग्रुप मैंने आपको समझा दिया। देखिए हर एक जैसे शेरपा ट्रैक में अपना अलग वर्किंग ग्रुप है, उस तरह से हमारे पास फाइनेंशियल ट्रैक में अलग वर्किंग ग्रुप है। तो हर एक G20 कंसिस्ट सेवरल वर्किंग ग्रुप्स, बहुत से वर्किंग ग्रुप्स होते हैं इसमें, और इनका फोकस एरिया होता है स्पेसिफिक एरिया। जैसे एग्रीकल्चर के लिए अलग वर्किंग ग्रुप काम करेगा, एजुकेशन के लिए अलग करेगा, उस तरह से फाइनेंस, एंटी करप्शन, एग्रीकल्चर, डिजिटल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, ये कुछ फोकस एरियाज हैं, इन पे जो है वो वर्किंग ग्रुप काम करते हैं। दीज ग्रुप्स थ्रू आउट द ईयर हर साल ही काम करते हैं और ग्लोबल चैलेंज और चैलेंज को देख करके उनके सोल्यूशन को रेकमेंड करते हैं। तो ये काम हो गया वर्किंग ग्रुप का, ठीक है जी। अब हम देखेंगे G20 की समिट्स और प्रेसिडेंसी। देखिए G20 की समिट तो हर साल होती है, कोविड ईयर को छोड़ करके देखा जाए तो G20 की समिट हर साल हुई है। अब हम देखेंगे कि इसकी प्रेसिडेंसी मिलती किस बेसिस पे, ठीक है जी। तो प्रेसिडेंसी को देखने से पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि G20 की प्रेसिडेंसी मिलती किस तरह से। देखिए ये ग्रुप्स में हमने डिवाइड करके रखा हुआ है G20 कंट्रीज़ को। सबसे पहले ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ये 5 ग्रुपों में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो हर एक ग्रुप जो है वो G20 का प्रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन देखिए फॉर एग्जांपल सबसे पहले देखते हैं 2022 की प्रेसिडेंसी थी जो जिससे हमने ली इंडोनेशिया से, ठीक है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने हमको पास ऑन की थी प्रेसिडेंसी। तो देखिए 2022 में इंडोनेशिया के पास थी, ये ग्रुप है 5, ईस्ट एशिया का ग्रुप है ये, ठीक है जी। इसमें जो है इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया से हमने 2023 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आई, तो इंडिया है ग्रुप 2 में। अब देखिए जब प्रेसिडेंसी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाती है, तो अगर फॉर एग्जांपल इस केस में जब इंडोनेशिया से ग्रुप 2 में आई थी ये, तो ग्रुप 2 के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो सारे इक्वली जो है वो इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब उनके पास इक्वल राइट होता है कि वो कोई सा भी प्रेसिडेंट बन सकता है उस साल की। ये फिर म्यूचुअली आपस में ये ग्रुप, इस ग्रुप की जो कंट्रीज है ये म्यूचुअली डिसाइड करती हैं कि उस साल कौन सी कंट्री जो है वो इसका जो मेंबर कंट्री है वो प्रेसिडेंट बनेगी। देखिए 2023 में जब इंडिया के पास आएगा तो रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और टर्की ने आपस में डिसाइड किया होगा कि 2023 की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया अपने पास रखेगा, ठीक है जी। उसी तरह से 2024 में ये चले जाइए ग्रुप 3 में। ग्रुप 3 में भी वैसे डिसाइड हो चुका है इनके बीच में, और 2024 की ब्राज़ील जो है वो इसकी मेज़बानी करेगा, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने जो है वो प्रेसिडेंसी को डिसाइड किया हुआ है। आप ये ग्रुप देख सकते हैं, इसमें ये लास्ट के 3 ग्रुप्स हैं, ये ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से डिवाइड, जैसे लैटिन अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप और ईस्ट एशिया की कंट्री। लेकिन ग्रुप 1 और 2 में कुछ इस तरह से मतलब एक पैटर्न, एक डिफाइंड पैटर्न नहीं है, क्योंकि देखिए इंडिया और साउथ अफ्रीका एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, एक एशिया से है, तो दोनों का ज्योग्राफिकली कोई लिंक नहीं है, लेकिन इन तीनों में लिंक है इस तरह से। तो इस बेसिस पे अगर आपको याद करनी है तो आप इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं समिट्स, आज तक की समिट। देखिए समिट, फर्स्ट समिट जो थी 2008 में हुई थी, ये वाशिंगटन में हुई थी आपकी यूएसए में। सेकेंडली हम देखेंगे 2022 की। इसके बीच में मैं आपको एक और समिट बताता हूँ जो चाइना में हुई थी, जिसमें कि हमने डिसाइड किया था कि हम जो है वो जो है हम जो G20 में 2023 का जो SDG है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबलीज के सस्टेनेबल गोल्स हैं, उनको जो है वो उनको पाने के लिए उनकी तरफ ट्राई करेंगे। मतलब वो हमने 2016 में चाइना में हुआ था ये, चाइना में, तब मैंने डिसाइड किया था कि हम 2024 में जो G20 ने ऐसा एक कमिटमेंट फ्रेम की थी, जिससे कि हमने
2023 का जो एजेंडा है हमारा, जिसको कि यूएन जनरल असेंबली का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी कहते हैं, उसको हम पाएंगे। ठीक है जी, उसकी तरफ काम करेंगे। तो ये 2016 के चाइना के होंजो में हुआ था, चाइना में। उसमें उस समिट में हमने डिसाइड किया। 2022 का रिसेंट समिट है, जो कि कहाँ पे हुआ था, इंडोनेशिया में। देखिए इंडोनेशिया 2022 में समिट इंडोनेशिया में हुआ था। इससे पहले की 3 साल हमारे लिए क्रूशियल थे, क्योंकि 2019 में, जैसे 20 और 21 कोविड ईयर से सारे ये ग्लोबल की इकॉनमी, ग्लोबल की हर एक कंट्री बहुत बुरे तरह से इस महामारी से इम्पैक्ट हुई थी। तो 2022 का जो इंडोनेशिया का जो समिट थी, उसमें हमने क्या किया, 3 प्रायोरिटीज सेट की थी। सबसे पहले तो ग्लोबल हेल्थ, क्योंकि कोविड-9 से हेल्थ, जो हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था पूरी दुनिया का, वो एक्सपोज कह सकते हैं उसको, या वो उतना कैपेबल या नहीं था कि इतनी बड़े स्केल पे जो हमारे पास पेंडेमिक था उसको टैकल किया जा सके। उसके बाद ग्लोबल हेल्थ और आर्किटेक्चर इसका पहला जो था वो हमने प्रायोरिटी में सेट की। सेकंड हमारे पास था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, और थर्ड था सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। हमने फॉसिल फ्यूल से हमको ट्रांजिट करना है ग्रीन एनर्जी की तरफ। ये इंडोनेशिया में हमने डिसाइड किया। देखिए 2023 की इंडिया के पास है प्रेसिडेंसी, और ये आपको ये टर्म याद रखनी है, ट्राइका। इसको, ये ट्राइका का मतलब है 3 कंट्रीज है इसमें। देखिए G20 प्रेसिडेंसी के लिए इस साल के ट्राइका मेंबर्स हैं इंडिया, इंडोनेशिया और ब्राज़ील। अब देखिए ट्राइका कौन सी कंट्रीज़ होती हैं। ट्राइका एक तो इमीडिएट पास्ट की जो प्रेसिडेंट कंट्री होती है, जैसे 2022 में इंडोनेशिया के पास प्रेसिडेंसी थी, तो इंडोनेशिया जो है ट्राइका का मेंबर रहेगा। इस साल का प्रेसिडेंट, मतलब प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट है, वो इसका ट्राइका का मेंबर रहेगा। जैसे इंडिया इस साल का प्रेसिडेंट है, तो इंडिया भी ट्राइका का मेंबर है, और साथ साथ में ब्राज़ील। तो ब्राज़ील जो है वो नेक्स्ट ईयर जो है वो G20 को होस्ट करेगा। तो ब्राज़ील भी ट्राइका का मेंबर है। अब देखिए ट्राइका का मेंबर बनने से क्या होता है, क्या मतलब, क्यों ट्राइका, जैसे हमने एक जो है वो इसमें विद इन दिस ग्रुप ट्राइका का क्या महत्व है। देखिए ट्राइका का, हमने ट्राइका बनाने का मकसद G20 में यही है कि हमने इंश्योर करना है जो भी हमारे एजेंडा है उसकी कंटिन्यूटी रह सके। जो भी एजेंडा हमारे पास यहाँ पे आएंगे, उन एजेंडा को हम कंटिन्यू कर सके फर्दर। तो उसके लिए हमने ट्राइका मेंबर्स बनाए। ठीक है जी। तो इसलिए हमने कंटिन्यूटी को इंश्योर करने के लिए हमने जो है वो ट्राइका का मेंबर बनाए हैं। अब इसके बाद देखिए, ये हो गया हमारा G20 की समिट्स और प्रेसिडेंसी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखेंगे हम इंडिया और G20। देखिए इस साल 2023 की जिस वजह से वीडियो कवर हो रही है, वो यही है कि भारत जो है 2023 में G20 समिट को होस्ट करेगा। देखिए G20 समिट को होस्ट करने के लिए भारत ने ये थीम रखी है, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है जी। और ये लोगो आप देख सकते हैं, ट्राई कलर का लोगो, अर्थ को हमने सेंटर में रखा है। इसमें अर्थ को, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये आपको थीम याद रखनी है। ये थीम है इस साल की। और भारत जो है वो डिफरेंट देखिए इस साल दिल्ली में ना करके भारत, इसकी लगभग 100+ मीटिंग्स होंगी। उन मीटिंग्स को डिफरेंट प्लेसेस पे, स्टेट में जो है भारत वो ऑर्गेनाइज करेगा। ये देखिए जम्मू से लेकर के J&K से लेकर के केरला तक, हर एक, या फिर कह सकें, यूँ कह सकें कि डाइवर्स स्टेट्स में हम जो है वो G20 की मीटिंग्स को अटेंड करेंगे। और फाइनली हमारा जो समिट होगी वो होगी आपकी दिल्ली में। ये कुछ जो भारत ने, इस साल प्रेसिडेंट भारत है, तो भारत ने अपनी तरफ से कुछ एक कंट्री को इनविटेशन दिया कि आप आइए और G20 समिट को अटेंड कीजिए। तो देखिए हमारे पड़ोस से हमने बांग्लादेश को बुलाया, सिर्फ बांग्लादेश को भी बुलाया, और उसके साथ साथ इजिप्ट है हमारे पास, मॉरिशियस है, नीदरलैंड है, नाइजीरिया है, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड UAE, ये कंट्रीज़ भारत ने इन्वाइट की हैं इस साल की समिट को अटेंड करने के लिए। देखिए अपकमिंग इवेंट्स, इस साल के कुछ अपकमिंग इवेंट्स जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो गांधीनगर में 27 अगस्त 2023 को सेकंड चीफ एडवाइज़र की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, मतलब इनकी राउंड टेबल, वहाँ पे ये इवेंट है उस समय। देखिए इवेंट्स को मैंने यहाँ पे ट्रैक किया। देखिए शेरपा ट्रैक जो मैंने आपको पढ़ाया, फाइनेंशियल ट्रैक, ठीक है जी, इसको शेरपा इसको होस्ट करते हैं, शेरपा मतलब इसको अटेंड करते हैं मेन लीडर। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर और RBI के गवर्नर जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये कुछ एक मीटिंग्स जो है डिफरेंट, जैसे फाइनेंस ट्रैक की मीटिंग अलग है, न्यू दिल्ली में हो रही है, न्यू दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, फिर मुंबई राजनगर। तो इस तरह से हमारे पास जो डिफरेंट, तो ये है हमारे पास मिनिस्टर मीटिंग जो कि दिल्ली में होगी। ठीक है, जिसमें राष्ट्राध्यक्ष आकर के मिलेंगे डिफरेंट कंट्रीज़, G20 कंट्री की। ठीक है जी। तो ये होगी आपकी 9 से 10 सितंबर को न्यू दिल्ली में। आप देखते हैं इंडिया जो इस समय G20 की होस्ट कर रहा है, तो कुछ एक प्रायोरिटीज़ जो इंडिया ने पहले से सेट करके रखी हुई हैं कि जिस जिस सेक्टर में जो इंडिया काम करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले देखिए ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट
फाइनेंस एंड लाइफ। लाइफ है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इंडिया जो है वो क्लाइमेट चेंज की तरफ, एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ और एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को इसमें महत्वता देगा। इसको जोर शोरों से रखिएगा कि देखिए हमको जो हमारे फुटप्रिंट हैं उनको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। हमारी हमारा देखिए इतिहास ही भारत का ऐसा रहा है कि हमने एनवायरनमेंट के साथ एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिहेवियर से हमने लेस से लेस इम्पैक्ट डालते हुए, हमारे हिस्ट्री से ही हमने हिस्टोरिकली हमने ये देखा है कि भारत की संस्कृति जो है वो उस तरह से रही कि हमने एनवायरनमेंट का दोहन नहीं किया है उस तरीके से, ठीक है जी। और हम साइमल्टेनियसली कम इम्पैक्ट जो है एनवायरनमेंट पे डालते हुए रिस्पेक्टफुली वे से हम एनवायरनमेंट के साथ रहे हैं। तो वही भारत चाहेगा कि लाइफ, ये टर्म कॉइन हुई है लाइफ भारत तरह से, जिसको कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट कहा गया है। भारत इस पर जोर देने वाला है। सेकेंडली, एक्सीलरेटेड इंक्लूसिव एंड रेजिलेंट ग्रोथ। देखिए इसमें भारत कोशिश करेगा कि जो MSMEs हैं उनको इंटरनेशनली ग्लोबल ट्रेड में इंटीग्रेट किया जाए, ठीक है जी। MSMEs को हमने इंटीग्रेट करना है ग्लोबल ट्रेड में। और इसके साथ साथ हमने एक ऐसी स्पिरिट, ट्रेड के प्रति स्पिरिट जो है जगानी है लोगों की, और साथ में कंट्रीज मेंबर जैसे कि ट्रेड में ग्रोथ हो सके, ठीक है। और थर्ड में हमने लेबर राइट्स को इसमें प्रमोट करना है। उसके बाद हमारे पास थर्ड है, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हमने अचीव करना है। इसके लिए देखिए कोविड 2019 का जो साल है या 2022 तक जो ईयर रहे हैं, ये हमारे पास हमने देखा है कि जिन 2030 तक हमने क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDGs को क्या करना था, अचीव करना था। ये हमारे जो था, ये साल था हमारा किस, इस डिकेड को एक्चुअल में हमने 10 साल की अगर हम बात करें तो इस डिकेड को ही हमने क्या डिकेड किया था, डिकेड फॉर एक्शन, क्या डिकेड ऑफ एक्शन। 2020 से लेकर के 2030 का हमारे पास था डिकेड ऑफ एक्शन। लेकिन जिस तरह से कोविड ने हिट किया तो हमको क्या हुआ कि ये डिकेड ऑफ रिकवरी की तरफ तब्दील हो गया, ठीक है। जिस पेज से हमने स्टार्टिंग में जो अचीव कर रहे थे हम SDGs, वो थोड़ी सी यहाँ पे उस पेस में एक्चुअल में ब्रेक सी लगी, और बीच में कोविड-19 आ गया। और ये जो हमारा डिकेड था जिसको हमने डिकेड ऑफ एक्शन की तरफ ट्रीट किया था, उसको हमने डिकेड ऑफ रिकवरी की तरफ वो बढ़ता हुआ चला गया। तो भारत को यहाँ पे चाहिए कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट करें जिससे कि हम SDGs को यहाँ से मतलब कम से कम समय में, या जो हमारा टारगेटेड ईयर है उस तक अचीव करें। भारत इस पर भी जोर देने वाला है। और उसके बाद टेक्नोलॉजिकल और ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए भारत जो चाहेगा कि जैसे भारत की अप्रोच भी रही है कि टेक्नोलॉजी जो है ह्यूमन सेंट्रिक होनी चाहिए। जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो हमेशा आपकी ह्यूमन सेंट्रिक होनी चाहिए। ह्यूमन सेंट्रिक से मेरा मतलब है, फॉर एग्जांपल भारत ने जिस तरह से UPI को इंट्रोड्यूस किया है, जिस तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जैसे कि हमने जो है वो हर घर जो जन धन अकाउंट जो है हर इंडिविजुअल को फाइनेंशियल इंक्लूड किया। भारत चाहेगा कि टेक्नोलॉजी को उस वे में यूज़ की जाए ताकि वो मास लेवल पे ह्यूमन सेंट्रिक रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जो तबका है, लोग हैं, उनको हेल्प आउट कर सके। तो भारत इस पे भी जोर देगा। उसके बाद नॉलेज शेयरिंग पे, देखिए नॉलेज शेयर पे अप्रोच करेगा भारत। जो प्रायोरिटीज़ है डिजिटल है, जैसे मैंने बताया आपको, डिजिटल पब्लिक इंफॉर्मेशन को शेयर करे, फाइनेंशियल इंक्लूजन को उस तरह से, आपका पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन में भी जो है वो इस तरह से काम हो। उसके बाद देखिए मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन फॉर 21st सेंचुरी। भारत चाहता है कि जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है इनमें रिफॉर्म किया जाए, और इन मल्टीलेटरल जो इंस्टीट्यूशन है इनकी जो अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है जी, अकाउंटेबिलिटी है उसको मतलब इनको और अकाउंटेबल बनाया जाए, ताकि वर्ल्ड में दिक्कतें अभी आ रही हैं उन दिक्कतों को, ये जो है प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सके, ठीक है जी। और एंड में जाके वुमेन लेड डेवलपमेंट। भारत वही है कि SDG जेंडर इक्वालिटी की तरफ लेके जाएगा कि हमको वुमेन पार्टिसिपेशन जो है उसको इंक्रीज़ करना है, ताकि हम जो है वो जेंडर जो इक्वालिटी है उसको अचीव करें, ठीक है जी, और उसको फुलफ़िल कर सकें। तो इस तरह से ये भारत की कुछ एक प्रायोरिटीज़ हैं G20 को लेकर के, इसमें काम करेंगे। उसके बाद क्रिटिसिज्म एंड चैलेंज। देखिए G20 के कुछ क्रिटिसिज्म भी है, कुछ चैलेंजेस हैं। देखिए क्रिटिसिज्म सबसे पहले ये है कि ये G20's criticism is limited representation and slow decision making। और चैलेंज है इसके पास, जिससे कि कंसेंसस जो है वो मतलब मेंबर कंट्रीज उनकी कंसेंसस नहीं बन पाती हैं। देखिए G20 का पॉजिटिव पॉइंट भी कह सकते हैं इसको, कि इसमें बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका वर्ल्ड लेवल पे आपस में जो है वो टसल है। फॉर एग्जांपल चाइना, USA, रशिया इस तरफ है। देखिए ये जो है
ये कुछ ग्रुप जो हैं आपस में, तो इनको एक कंसेंसस इनके सेम मुद्दे पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल ही रहते हैं, ठीक है जी। तो ये एक जो है क्रिटिसिज्म या चैलेंज है इस G20 फोरम के सामने कि जो कंट्रीज़ हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो जो है वो अपने 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 हर मेंबर कंट्री अपनी अपनी जो डिप्लोमेसी को लेकर आता है और अपने नेशन को फर्स्ट रखता है, ठीक है जी। तो ये एक इसमें क्रिटिसिज्म या चैलेंज कह सकते हैं आप इसको। उसके बाद कंक्लूज़न है इसका। देखिए कंक्लूज़न में हम देखेंगे कि G20 एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है शेपिंग ग्लोबल इकोनॉमी को या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को एड्रेस करने के लिए, जिस मकसद से ये G20 बना था, ठीक है जी। इसमें लगभग आपने देखा होगा 75% आपका ट्रेड इससे आ रहा है, ठीक है जी। 85% GDP आपकी यहाँ से 2/3 पॉपुलेशन जो आपकी इस एरिया से है, तो इसका इम्पैक्ट तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है जी। इसका कवरेज जो है आपकी अगर ग्लोबल वाइज देखी जाए तो बहुत वाइटल है। तो उसी तरह से इसके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी कह सकते हैं हम कि ये लार्ज जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल कर सकता है थ्रू आउट द ग्लोब। इट इज़ डाइवर्स मेंबरशिप एंड कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव टू टेक प्लेस इन इंटरनेशनल गवर्नेंस, ठीक है जी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट G20। आई होप आपको G20 के बारे में जो इसका स्ट्रक्चर है, किस तरह से ये बना था, इंडिया इस साल लीडरशिप में है, प्रेसिडेंस इस साल इंडिया का है, इस समय प्रेसिडेंट है G20 का, तो किस तरह से इंडिया जो है वो अपना काम कर रहा है, क्या प्रायोरिटीज़ है इंडिया की, ये सब आप देखेंगे और आपने देख लिया है और आई एम श्योर आपको समझ भी आएगा। एट द एंड आई वांट टू से आई अप्रिशिएट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।